हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? मैं भी बहुत बढ़िया। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और आज का सेशन करते हैं स्टार्ट, लेके श्री राधे का नाम। ठीक है। चलिए, आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम आपके सेशन को आज आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने पिछले सेशन तक आपको दो एग्जाम्पल बेसिक के करवा दिए थे कि भैया किस तरीके से करना, लेकिन दोनों की दोनों हम कहें क्वेश्चन के अंदर एक सबसे बड़ी चीज थी कि दोनों का जो डेट था वो बिगिनिंग में था। क्या था बेटा? बिगिनिंग में था। ठीक है। आज हम जो इलस्ट्रेशन करने वाले हैं, आज हम जो बेस बनाने वाले हैं वो ऐसी डेट का बनाने वाले हैं कि जरूरी थोड़ी ना कि 1 अप्रैल को ही हमेशा एक्विजिशन हो या 1 अप्रैल को ही कंट्रोल ऑब्टेन हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज हम एक ऐसा एग्जांपल लेंगे, कैसा इलस्ट्रेशन लेंगे जिसके अंदर जो कंट्रोल है वो ड्यूरिंग द पीरियड उन्होंने क्या किया है, ऑब्टेन किया है। हम उसकी बात करेंगे आज। ठीक है। बेसिकली इसका यहाँ फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन जब इसका जब फर्क पड़ता है तो वो यहाँ ना पढ़ करके जब हम कंसोलिडेशन की बात करते हैं तो वहां इसका फर्क पड़ता है। बट हम अभी यहीं पर हैं तो यहीं पर हम बात करेंगे। इसीलिए अब आप यहाँ पर लिखना स्टार्ट करोगे। एग्जाम्पल नंबर 3, तो लिखिए। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022। और आपको यहां पर बैलेंस शीट दे रखी है। और बैलेंस शीट के अंदर जो दे रखा है वो आपका दो कंपनी की है। ठीक है। एक है आपके सामने ए लिमिटेड, एक है बी लिमिटेड। याद रखना, आपके लिए एग्जाम में इस तरीके के फॉर्मेट नहीं मिलेगा आपको। आपको वही फॉर्मेट मिलेगा जो इंडिया सप्लाई होता है, यानी कहें तो आपको जो नॉर्मल बैलेंस शीट आती है वही मिलेगी आपको। यहां लिखिए इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट 10 ईच। यहां पर है 1 लाख की और यहां पर है 1 लाख की। यहां लिखोगे रिजर्व एंड सरप्लस। यहां दे रखे 60,000 के, यहां दे रखे 40,000 के। डिवेंचर्स भी दे रखे हमारे पास। डिवेंचर्स दे रखे हैं। डिवेंचर्स दे रखे हैं 50,000 के और 50,000 के। ट्रेड पेबल दे रखा है। ट्रेड पेबल है 50,000 की और 50,000 के। इसका टोटल लगा दो। इसका टोटल 260 है। इसका 240 है। टोटल चेक कर लेना बेटा एक बार। पीपी वहां पर 1 लाख की है, 80,000 की है। इन्वेंट्री यहाँ 60 की है, यहाँ 40 की है। ट्रेड रिसीवेबल यहाँ 40,000 का है, यहाँ 50,000 का है। इसके अलावा बैंक एंड कैश बैलेंस ये 60,000 का है और 70,000 का है। 260, 240। 260, 240। एक बार टोटल कर लेना बेटा, कोई मिस्टेक तो नहीं है टोटल में। वन 160, 40 प्लस 60, 260। ठीक है। एक बार टोटल फिर भी वेरीफाई कर लेना आप लोग, ऐसा ना हो कि टोटल में कोई मिस्टेक आ जाए। क्योंकि टोटल में मिस्टेक आ गई तो समझ लो आगे क्वेश्चन प्रॉब्लम आ जाएगी।
ठीक है। अब आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी लिखनी है। लिखिए नीचे। एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन। देखिए क्या है। ऑन अप्रैल 2024 नहीं करना आपको। आपको करना है 1 अक्टूबर 2022। ए लिमिटेड एक्वायर्ड 80% ऑफ बी शेयर्स। बी लिमिटेड बाई इशू ऑफ इक्विटी शेयर एट स्वैप रेशो 3:4। मार्केट प्राइस ऑफ ए लिमिटेड शेयर ऑफ ₹200। पॉइंट नंबर 2। फेयर वैल्यू ऑफ बी असेट्स। बी लिमिटेड असेट्स एंड लाइबिलिटीज। पीपी की उस दिन फेयर वैल्यू दे रखी है 10 लाख की। 1 लाख, सॉरी 1 लाख की। इन्वेंट्री की जो वैल्यू है 50,000 की। अदर असेट्स एंड लाइबिलिटी एट कॉस्ट या कहें तो बुक वैल्यू। बाकी में कोई चेंज नहीं है। जो बुक वैल्यू है वही उनकी वैल्यू है। पॉइंट नंबर 3। प्रिपेयर कंबाइंड बैलेंस शीट एट 1 अक्टूबर 2022 एज पर इंड एएस 103। वैसे मुझे इंडेस 103 कहने की जरूरत नहीं थी, जैसे 1 अक्टूबर डेट डाली, ये दिमाग में समझ में आ जाना चाहिए कि 103 की बात कर रहा है। ठीक है। कुछ बातें हैं जो आपको खुद को लॉजिकली भी ध्यान रखनी पड़ेंगी। कभी कभी एग्जाम में ऐसा नहीं बोलेगा 103 के हिसाब से बैलेंस शीट बनानी है, 110 के हिसाब से बनानी है, डेट दे देगा कि भैया इस डेट को आपको क्या बनानी है, कंबाइंड बैलेंस शीट बनानी है। तो उस केस में समझना होगा कि जिस दिन कंट्रोल आया है उस दिन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब वो 103 की बात कर रहा है, आईएफआरएस 3 की बात कर रहा है। ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन आपके सामने देखा रखा है, क्वेश्चन बेहद आसान है जिसको अभी करना है हमें। ठीक है ना। ये यहां तक नोट कर लो। इस क्वेश्चन में नया कुछ भी नहीं है, नया एक ही है कि मैंने यहां पर जो एक्विजिशन की डेट है उस डेट को चेंज कर दिया। मैंने यहाँ 1 अक्टूबर 2022 बना दिया। डेट ऑफ कंट्रोल बताओ क्या बेटा, 1/10/2022। बस इतना सा याद रखना है, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बाकी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। चले क्या, चलो मैं क्वेश्चन नोट कर लिया। क्वेश्चन नोट कर लिया होगा तो मैं आगे चल पाऊंगा। ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, क्लास में ही एग्जाम्पल कराऊंगा, कंसेप्ट कराना ना बेसिकली मुझे, क्योंकि फास्ट ट्रैक मान लो या रिवीजन मान लो, कुछ भी मान लो आप लोग, लेकिन कंसेप्ट आपके क्लियर है तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक निकलेंगे। आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको एक भी चीज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। चलिए, अब हमें अपना यहाँ वर्किंग बनाना है, और वर्किंग बनाने के लिए आएंगे आप सॉल्यूशन पर। तो लिखिए बताओ क्या करोगे। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। पहले तो परचेज कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा आपको। क्या निकालना पड़ेगा बताओ। परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन निकालना बेहद आसान है। क्या बेटा, बेहद क्या है, आसान है। कैसे देखो, आपको एक बात पता है कि जितने शेयर दिए हैं
तो मैंने दी नंबर ऑफ शेयर इशू टू बी लिमिटेड मल्टीप्लाई बाई मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ ए लिमिटेड। क्योंकि ये किसने इशू किया बताओ, बाई ए लिमिटेड के द्वारा। जब शेयर ए लिमिटेड के हैं तो मार्केट प्राइस भी ए की लगेगी। दे किसको रे बताओ, बी को। ठीक है, अब मुझे ये बात है, वो ये बोल रहा है कि आपका जो रेशो है शेयर इशू करने का वो है 3/4 का। उसके शेयर देखो कितने हैं, उसकी शेयर कैपिटल है 1 लाख रुपए की, एक 10 रुपए का है। इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर ऑफ बी लिमिटेड, ठीक है, और उस पर रेशो लगा दूंगा, मैं कह दूंगा स्वैप रेशो को कर दूंगा मल्टीप्लाई भाई, स्वैप रेशो को कर दूंगा मल्टीप्लाई, ये आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर। अब यहां देखो, उसके थे मेरे पास 1 लाख की कैपिटल थी, एक शेयर 10 रुपए का था, मल्टीप्लाई कर दूंगा 3/4, मेरे पास आगे 7,500, ये आगे शेयर। बोलो हाँ या ना। ये किसके बताओ, ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड की टोटल इक्विटी जो शेयर है वो इतने के बराबर के हैं। ये बात क्लियर है। अब मुझे यहाँ इशू करने हैं कितना बताओ, मैंने यानी कंट्रोल लिया है, कंट्रोल लिया है तो मुझे बताओ कितना, 7,500 का 80% लिया है आपने, और 80% मार्केट प्राइस है 200 की। तो मुझे बताओ पीसी, पीसी कितना आएगा, पीसी कंट्रोल, पीसी फॉर कंट्रोल, ऐसा कर लो, पीसी फॉर कंट्रोल। मुझे बताओ कितना आएगा, 7,500 का आएगा मेरे पास कितना, 80%, और इनटू आएगा 7,500, सॉरी 7,500 का हो गया 80%, 6,000 इंटू 200 हो गए 12 लाख, 1 लाख भी सर 12 लाख, सॉरी। बताओ कितना आ गया बेटा, 12 लाख। पीसी कितना आ गया, 12 लाख। बोलो हाँ या ना। इसमें किसी को डाउट हो बता दो फटाफट से, मैंने वही किया जो हम नॉर्मली करते हुआ है, नॉर्मल करना है हमें। ठीक है, किसी को थोड़ा सा भी दिक्कत है इसके अंदर तो अभी डेफिनेटली मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फटाफट से यहां तक का नोट करो, ये कैलकुलेशन नंबर 1 है आपकी जो आपके सामने दिख रही है। अब आएंगे हम 2 की तरफ, आराम से क्वेश्चन को आहिस्ता आहिस्ता करना, एक भी चीज में प्रॉब्लम है ना, मैं वही तो कह रहा हूं आपके लिए, ये चीज मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूं कंसेप्ट को जैसे मैं रेगुलर बैच में लेता हूं। हाँ वो एक बात अलग है कि मैं आपको लिटरेचर कवर नहीं करवा रहा हूं जितना होना चाहिए इन डेप्थ इन लार्ज के अंदर, ठीक है ना, बट सीएमए के वाले बच्चों के लिए इनफ है ये, सीएमए वाले बच्चों के लिए इनफ है, क्योंकि लिटरेचर उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है। बट मैं जब बात करता हूं, जब आप प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में काम करोगे, जब इंडस्ट्री के अंदर काम करोगे, तो वहां पर उन चीज की जरूरत पड़ेगी, वो उसके लिए रिलेवेंट कंटेंट बहुत ज्यादा है। ये जो पढ़ रहे हो ये रिलेवेंट नहीं है, फिर वो लिटरेचर वाला जो कंटेंट है वो रिलेवेंट होगा। बट अभी आपको एग्जाम क्वालिफाइड करना है, ये करो। अदरवाइज इसके बाद आप आईएफआरएस डिप्लोमा करना, दैट डेफिनेटली कांटेक्ट करना मेरे से आप, हम उस टाइम आराम से एक बढ़िया सा 3 से 4 महीने के अंदर कहें तो 180 से 200 घंटे की रेगुलर बैच लेंगे। जितना आप सीएमए फाइनल में पेमेंट करते हो उतना आईएफआरएस डिप्लोमा का कोर्स आपको कंप्लीट करा करके दे देंगे। जिससे क्या होगा, जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको इन लार्ज नॉलेज होगी और आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं ग्रोथ का एक बेस्ट ऑप्शन मिलेगा। और हाँ, आईएफआरएस करने के बाद आपको इंडेक्स की अच्छी खासी नॉलेज है तो इंडस्ट्री में आपका पैकेज एटलीस्ट कम से कम 25% इंक्रीज होता है। ठीक है ना, ये बात करें। मेरे दोस्त बहुत सारे हैं जो अभी काम करते हैं, वो मेरे ही लेक्चर्स देखते हैं, क्योंकि बेसिकली बुक पढ़ता है वो, बाकी मेरे नोट्स दे रखे मैंने उसके लिए, बोलता है कि ठीक है मोटा मोटा दे दे बाकी मैं पढ़ लूंगा, मैं तो मुझसे पूछ लूंगा भाई चल क्या रहा है, क्वेश्चन पूछता रहता है ये करना है। तो बोला बहुत अच्छा इंडस्ट्री मार्केट है उसका, भाई बहुत बड़ा मार्केट है आईएफआरएस का, लोगों को नॉलेज नहीं है, बहुत इंडस्ट्री है, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान रखें, आराम से आईएफआरएस जरूर करें इसके बाद, क्योंकि वो आपकी लाइफ का एक गेम चेंजर होगा। क्योंकि आपने कर लिया तो आपने अकाउंटिंग के बाद शायद कायम कर ली है। अब आइए अपने चलते मुद्दे पर, क्योंकि थोड़ा सा बात था, हमने डिस्कशन था, सत्संग आपको कर लिया, डेफिनेटली आपको सत्संग पसंद आया होगा। नहीं आया तो डेफिनेटली डायरेक्टली मुझे मैसेज करें, आया है तो डायरेक्टली नीचे मैसेज करें, ठीक है ना। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और बार्गेन परचेज, बार्गेन परचेज। लेकिन ये निकालने से पहले ना मुझे एक चीज और निकालनी पड़ेगी जो मेरे दिमाग से इससे पहले निकल रह गई है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहला पॉइंट लूंगा यहां पर, बताओ क्या, फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स। मैंने बोला आपसे एक बात और बताई थी,
यदि एनसीआई की कैलकुलेशन का मेथड स्पेसिफिक है कि इससे निकालना है, तो याद रखना आपको वही यूज करना है। कुछ ना बोले तो दोनों में से कोई सा लेना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, अजम्पशन नहीं लेनी यहाँ पर। अजम्पशन इंडेस में होती नहीं है। आपको दो मेथड दे रखे, दोनों में कोई सा यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी उसको कह सकते हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन करना, अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन करना कोई सा कर सकते हो। लेकिन आपके लिए मेथड दे दिया, तो इस बात का बेहद याद रखना है कि आपको स्पेसिफिक वही मेथड यूज करना है जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। मेरे इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला नहीं है, तो मैं नॉर्मली मैं कोई सा भी मेथड यूज कर सकता हूं। तो नेट एसेट लेनी है मुझे, तो बताओ नेट एसेट्स कैसे आएगी, बताओ। नेट एसेट्स निकालने के लिए मुझे देखना पड़ेगा ऊपर फेयर वैल्यू का वैल्यूएशन। पीपी इन्वेंट्री की है 1,50,000, तो मैं यहां लिख दूं पीपी 1,00,000 प्लस इन्वेंट्री 50,000। इसके अलावा मेरे पास और क्या देखा बताओ, और तो देनी बुक वैल्यू है। इसकी एज इट इज 50,000 हो जाएगी, बोलो। 50,000, 70,000, 50,000 और 70,000। ये लो 50,000 और 70,000। ये था ट्रेड रिसीवेबल और ये था कैश बैलेंस। टोटल कर लो कितना आ रहा है इसका, 1,50,000, 2,00,000, 2,70,000, 2,70,000। एक मिनट रुको, 2,70,000 लेस कर दो यहां से। आउटसाइडर लाइबिलिटी, आउटसाइडर लाइबिलिटी के अंदर मेरे पास क्या तरीके बताओ। एक तो डिवेंचर टीपी 50-50, 1,00,000 का डिवेंचर है, टीपी है 50,000 और 50,000। मेरे पास आ गया 1,70,000, 1,70,000, 1,70,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरे पास नेट एसेट्स आ गई, टोटल एक आ गया। अब मुझे करना बी। बी में क्या लेना बताओ, परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन बताओ कितना था बेटा। परचेज कंसिडरेशन हमने लिया था कितना, 12,00,000 का। ये हो गया। सी, फेयर वैल्यू ऑफ, फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स फॉर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो बताओ हम क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ करेंगे नेट असेट्स एट 100%। कितने का बताओ, 1,70,000 लेस कर देंगे इसमें से शेयर ऑफ माइनॉरिटी, सॉरी मैं कहां से वर्ड यूज कर गया, एनसीआई। कितना बता बेटा, कितना है, 20%। तो 1,70,000 का 20%, 34,000। तो मुझे बताओ नेट असेट्स फॉर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना आ गया। ये आ गया 1,70 माइनस 20%, 1,36,000। ठीक है ना, पॉइंट नंबर आ जाओ डी पर। कैलकुलेट गुडविल और बार्गिन परचेज, परचेज विद कंपेरिजन, कंपेरिजन
बी एंड सी, बी और सी का कंपैरिजन करना है। तो यहां देखो, परचेज कंसिडरेशन दे रखा है 12 लाख, लेस कर दिया मैंने यहां से क्या, नेट असेट्स फॉर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 136। तो 12 लाख माइनस 136, 10,64,000। ज्यादा पेमेंट किया है, एक्सेस हो गया, तो गुडविल क्रिएशन होगा गुडविल का। यहां तक फटाफट से नोट कर लो, किसी को दिक्कत है तो मुझे बताओ, किसी को दिक्कत है तो मुझे बताओ। आप यहां पर एनसीआई दूसरे तरीके से और निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैं जो कह रहा हूं वही एनसीआई निकालने, आप दूसरे तरीके से भी एनसीआई निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत आसान चीज है। ठीक है, यहां तक फटाफट से नोट करो। ठीक है, फटाफट से करो बच्चों, टाइम नहीं लगाना है, जिससे मैं एक दो क्वेश्चन और करा पाऊं बेस में, क्योंकि बेसिक जितना आपका स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। सच बोल रहा हूं, मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूं, आप उस पर पूरा फोकस करो और आप प्रैक्टिस डाल दो बस। उम्मीद करता हूं कि आपका एक भी केस ऐसा नहीं हो जो रिजॉल्व नहीं हो पाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। थोड़ा कंफर्ट से बाहर आना पड़ेगा आपको। कुछ लोग बोलते हैं ना कि नहीं यार, सीएफआर बहुत टफ है, ये है वो है, मैं बोलता हूं कुछ है ही नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। आप यकीन ना मानोगे, तो आप देखो आपको कितना आसान लग रहा है। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं आपके लिए, जिस तरह प्रेजेंटेशन में आपको दे रहा हूं, आपको नहीं लगता बेहद आसान है टॉपिक है? कंसोलिडेशन और कॉम्बिनेशन आपका टोटल मिलाकर के 40 से 50 नंबर का कंटेंट है। सोचो, जो कंटेंट 40 से 50 नंबर का है, आपके दिमाग उस पर काम नहीं करता है। बच्चा कंफ्यूज क्यों होता है? मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। पहले मानता हूं हमारे टाइम पर टीचर वेस्ट नहीं थे, मतलब टीचर क्या, मैं पढ़ रहा, हमने खुद ने सेल्फ किया है। इंडेस के लोगों को नॉलेज नहीं थी, लोगों को इंडेस के टीचर ही नहीं थे। बट अब सोच के देखो, हम आपकी जनरेशन के हैं, हम आपको पढ़ाने की कुछ बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, कि हम जानते हैं तकलीफ क्या होती है। लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। जब तक कंफर्ट जोन नहीं छोड़ोगे, तब तक दिक्कतें बढ़ेंगी आपके लिए। लग जाओ यार, 1 महीना बचा है। 1 महीने आपके डिसाइड करेगा कि आपको करना क्या है। 1 महीने ढंग से टिक गए ना, सच बोल रहा हूं आपसे, आपकी लाइफ बदल जाएगी। उसके बाद जो खुशी मिलती है ना डिग्री आने के बाद, वो पास होने के बाद, वो आउटस्टैंडिंग होती है, आप उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए बोल रहा हूं टिक जाओ। ऐसे पढ़ो जैसे कि 1 महीने, अब कितना बचा आपको, 1 महीना बचा प्रॉपरली, 1 महीना बचा है। 1 मंथ ऐसे टिक जाओ, 18 घंटे, 17 घंटे, 15 घंटे, जितना हो सकता डाल दो अपने आप को। इस सब्जेक्ट से बोर हो रहे हो, उसमें चले जाओ, उससे बोर हो रहे हो, इसको पकड़ लो। थ्योरी में इंटरेस्ट है, थ्योरी को साथ लेके जरूर चलना। थ्योरी छोड़ दी ना आपने, मर जाओ। मैं बात सीएफआर की नहीं कर रहा हूं, मैं हर पेपर की बात कर रहा हूं। 20 से 30 मार्क्स की थ्योरी हर पेपर में दी हुई है, आप उसको कवर करें। आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, एग्जामिनेशन तक पहुंचना है, तो डेफिनेटली विदाउट आप थ्योरी के वो लेवल अचीव नहीं कर पाओगे जो आप सोचते हो। फेल होने के पीछे सबसे बड़ा एक ही रीजन है कि हम 50 नंबर की सोच रहे होते हैं, कि पास 50 पर, हम 50 नंबर चाहिए बस पास होने के लिए। यही रीजन है। जब हम 10th 12th में होते थे, तो वहां पर 50 नंबर का क्राइटेरिया नहीं लेते, हम 90 सोचते थे, तब जाकर के 70 आते थे। अब जब 50 सोच रहे हो, तो मुझे बताओ 50 सोच रहे हो, 50 कैसे आ सकते हैं? इसलिए क्या अभी कह रहा हूं, टारगेट कम से कम 80 से 90 का रखो, 80 से 90 जाएगा। और इतना ही पेपर अटेम्प्ट होता अच्छे से, आपको आता है तो पेपर 80 90 नंबर का अटेम्प्ट होगा, उसमें से 60 नंबर आराम से आते हैं। और फाइनल का पता ही है, आपके 400 नंबर पे भी रैंक आई हुई है, लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट के अंदर 400 नंबर पर रैंक आई है। सोचो, पास जहां पर पास हो, जितने बच्चे पास, सारे रैंक में आए। 450 लागे ना, सोचो आपके रैंक फिक्स है। तो 450 मार्क्स इज इनफ फॉर रैंक।
इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत है। मैं अभी बोल रहा हूं आपसे, चैनल है, नीचे कोई दिक्कत है आप मैसेज करो। मेरा आपके नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर नंबर दे रखा है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप वहां जाओ, मैसेज करो ना आप। आपको दिक्कत है पूछो। एक महीने हम आपके फुल्ली डेडिकेटेड हैं। अभी रिवीजन लेक्चर आने वाले हैं, ठीक है, वो चलेगा। ठीक है, आपके छोटे भाई बहन कोई हैं यदि इंटरमीडिएट के अंदर, तो अभी ओएम ऑपरेशन मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, अभी इनका लास्ट शाम को लाइव बैच स्टार्ट होने वाला है। उसका अनाउंसमेंट आज आ जाएगा, शायद या कल आ जाएगा। वो शाम को रोज 9 शाम को 8 से 10 2 घंटे लाइव क्लास चलने वाली है। तो डेफिनेटली जो अपने जूनियर्स हैं उनको डेफिनेटली कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा, तो आप लोग को रेफर जरूर करें। ठीक है ना, आप लोगों को प्यार बना रहा तो डेफिनेटली बहुत आगे लेके जाएंगे। ठीक है, बाकी तो हम कर ही रहे हैं, बाकी आपके मैसेज कंटिन्यूट आप हैं तो वो मोटिवेट का कारण है। हम आपसे इंस्पायर्ड होते हैं, हम आप लोगों से मोटिवेट होते हैं कि भाई नहीं, बच्चों का है, जितनी आप हमारे साथ जितना आप हमें प्यार दोगे डेफिनेट उतना कहीं गुना ज्यादा हम आपको भी उसे रिटर्न करने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब आते मुद्दे पर, नोट हो गया होगा। पॉइंट नंबर 2 हो गया, गुडविल निकल गई, बार्गेन परचेज निकल गया। ठीक है ना, अब हमें बताओ क्या निकालना है मेरे हिसाब से बेसिकली। अब हमें कुछ नहीं निकालना है, बस एक चीज और निकालनी है जो मुझे करानी है पॉइंट नंबर 3 के अंदर। पॉइंट नंबर 3 में कैलकुलेशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ए लिमिटेड, कि भैया ए लिमिटेड की इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है। तो देखो, ए लिमिटेड ये एग्जिस्टिंग थी, कितनी थी बताओ, 1 लाख रुपए की, प्लस इश्यू टू बी लिमिटेड, हमने बी लिमिटेड को भी इशू किया था, कितने के थे बताओ, 6,000 शेयर थे, 1/10 का था, तो 60,000, 1,60,000। दूसरी तरफ आ जाओ, पॉइंट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। तो बताओ ए लिमिटेड एग्जिस्टिंग कितने थे, एग्जिस्टिंग रिजर्व एंड सरप्लस थे उनके पास कितने, 60,000 के, प्लस प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, ये भी तो आया था, 6,000 शेयर थे, आपको याद है 200 का इशू किया था, 10 फेस 190 का, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 190, 11,40,000। तो ये हो गया 12 लाख का, ये हो गया 12 लाख का। ठीक है, और तो कुछ है नहीं है। एनसीआई में पता है, बताओ कितनी एनसीआई, एनसीआई ये रही, एनसीआई हमने ऊपर निकाली थी, ये रही 34। चाहो तो यार अलग से लिख लो, लो अलग से लिख लो वाली से, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे दिमाग कंफ्यूजन हो जाए तो। 5 नंबर का कैलकुलेशन ऑफ एनसीआई हमने एट प्रपोर्शन पे निकाली थी, प्रोपोर्शनेट बेसिस, 1,70,000 था फेयर वैल्यू, इसका 20%, 34,000। अब बनाएंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, आ जाओ देखो, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्या आएगा, बेहद आसान आसान सी बातें हैं, कोई मुश्किल नहीं है। कोई मुश्किल नहीं है। चलिए, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज एट
1/10/2022 याद रखना इस बात के बारे में। डेट का खास याद रखना। अब देखो, आप सबसे पहले क्या लिखोगे, असेट्स। असेट्स के अंदर है पीपी। पीपी आपको पता है ए लिमिटेड की कितनी थी, बताओ। ए लिमिटेड की कितनी पीपी थी? ए लिमिटेड की कितनी पीपी थी? 80,000, नहीं सॉरी 1 लाख। 1 लाख तो ये 1 लाख ही है, क्योंकि आपको पता है, मैं पहले बता चुका हूं आपके लिए, जो एक्वायरर है, जो ए लिमिटेड है प्लस बी लिमिटेड, दोनों की मैं असेट्स और लायबिलिटी को एज इट इज लाइन बाय लाइन ऐड करूंगा। तो इसकी लूंगा बुक वैल्यू और इसकी लूंगा फेयर वैल्यू। इसकी बुक वैल्यू है 1 लाख, फेयर वैल्यू भी है 1 लाख। इसका मतलब सम कितना हो गया, टोटल सम कितना हो गया, 2 लाख का, बोलो है ना। तो यहां आ गया 1 लाख और उसका भी है 1 लाख, तो यहां आ गया पीपी 2 लाख का। गुडविल का क्रिएशन और हुआ है। गुडविल, आप वर्किंग नोट नंबर 2 में जा सकते हो। वर्किंग नंबर 2 में आपके लिए, आपको 11,40,000 का कुछ गुडविल था, सॉरी 10/64 का, 10,64,000 की गुडविल क्रिएट हुई थी। इसके अलावा पता है आपको इन्वेंट्री, इन्वेंट्री दे रखी है आपके पास। ए लिमिटेड की जो इन्वेंट्री है बुक के अंदर, वो दिखा रखी है कितनी, बताओ। 60,000 की। और वहीं पर यहाँ है 50,000 की, तो होगा 90। तो 40 + 50 कितना हो गया, 90। यानी 40,000 है इसकी और 50,000 की फेयर वैल्यू है इसकी, तो हो गया 90। ट्रेड रिसीवेबल, बताओ कितना है। उसका तो बुक वैल्यू है, तो कुछ नहीं, एज इट इज ऐड हो जाएगा। 40 50 90, 40 + 50 90, यहां पर भी आएगा 90। इसके अलावा कैश बैलेंस भी है। कैश बैलेंस के अंदर देखो कितना हुआ है। कैश बैलेंस के अंदर आपके पास दिखा रखा है कितना, बताओ। 60 70 130, 130 का कैश दिखा रखा है। इसका टोटल कर दो, नीचे आ जाओ। इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो मैंने निकाला है वर्किंग नोट में, ये निकाला है 160 का, 160 का। चाहो तो वर्किंग नोट नंबर कहां चले जाओ आप, 3 में, 3 है ना। हाँ, और रिजर्व एंड सरप्लस भी दे रखा है 12 लाख का, तो रिजर्व एंड सरप्लस 12 लाख का। वर्किंग नोट नंबर 4, एनसीआई भी यहीं पर आएगा। एनसीआई 34,000 का। अब आ जाओ नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर, डिवेंचर। ये तो एट बुक वैल्यू पर है, कोई चेंज नहीं है। कितना, 50 50, 1 लाख और नीचे भी 1 लाख है, 50 50 1 लाख है। और ट्रेड पेबल्स में भी आपके पास 50 50 1 लाख है। इसका भी टोटल लगा दो और इसको क्लोज कर दो, फटाफट से लगाओ। ऊपर है 2 लाख प्लस 11,64,000 और है 90 × 180 प्लस है 130, 1674। नीचे देखो 160 प्लस है 12 लाख प्लस 34,000 प्लस 2 लाख, 1594। डिफरेंस कैसे आ रहा है? चले तो नहीं क्या? देखो पीपी है 2 लाख का, ठीक है। इन्वेंट्री है आपकी 1/10 की। इन्वेंट्री बेटा 1/10 की आएगी यार। इन्वेंट्री आपकी 1/10 की आएगी, ये कहाँ से ले ली मैंने। इन्वेंट्री 1/10 आएगी आपकी।
इन्वेंट्री आपकी 1,10,000 की आएगी, क्यों बताओ? क्योंकि ए लिमिटेड जो बुक वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है इन्वेंट्री की 60,000 की, और उसकी है 40,000 की। 1,10 आ जाएगा। ठीक है, और ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इरिडिसिबल आ जाएंगे आप कितने के? 50, 40, 90 के। ठीक है, और कैश बैलेंस आ जाएगा आपका 1,30,000 का। इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 90, 1,10, और गुडविल है आपकी कितनी बताओ? 10,64। गुडविल का एक बार देख लो वापस से, कुछ हो जाए तो। ये है मेरे पास कंसिडरेशन है 12 लाख का। नेट एसेट्स है 1,70,000 माइनस 20%, 1,36,000। 12 लाख, 10,64 ही आ रहा है। ठीक है, 10,64 यहाँ गुडविल आ जाती है। एक बार चेक, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, 10,64 का है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है किसी को। और 1,60 का कैपिटल है हमारे पास। ठीक है, 1,60 का, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, ये भी ठीक है 1,60 का। 12 लाख का ये भी ठीक है। एनसीआई 34,000, ये भी ठीक है। डिवेंचर कितने के आ रहे हैं आपके पास? डिवेंचर भी ठीक है, और टीपी भी ठीक है। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? 2 लाख प्लस 11 लाख, 10,64,000, 10,64,000, 1,10,000, 90,000, 1,30,000। सही आ रहा है बेटा, सही आ रहा है। कैलकुलेटिव मिस्टेक है 15,94। ठीक है, ये कैलकुलेटिव मिस्टेक है, कैलकुलेटिव 15,94। डिफरेंस नहीं आ सकता ना। डिफरेंस तब बता कोई गलती की हो हमने, या कोई ट्रीटमेंट अलग हो। नोट कर लो फटाफट से, मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं। फटाफट से नोट करो इसको, और कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछो आप। फटाफट से नोट करो बेटा। ठीक है, चले हम लोग आगे। चलिए, ये यहां तक का आपका बेसिकली हो गया
कंटेंट, ये आपका नॉर्मल एक्विजिशन है, ठीक है ना। अब आते हैं हम, कभी कभार क्या होता है कि रिवर्स एक्विजिशन का कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उसके क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। आप रिवर्स एक्विजिशन का मतलब क्या है, हेडिंग डालेगा। ये भी अभी भी जो आप कंटेंट पढ़ने वाले हो, ये भी आपका है आईएफआरएस 3 का है, यानी कहें तो कंसेप्ट नंबर 2 है, रिवर्स एक्विजिशन। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत हो सकते हैं। कंसेप्ट की मैं बात करूं तो यही है जो मैं बात कर रहा हूं। अभी तक जो कंटेंट है ना आपका, जो इंडेस 103 है, इंडेस 103 है, उसमें दो कंटेंट है। एक तो है आईएफआरएस का, आईएफआरएस 3 का है, और कुछ आपका पहले एएस का है। एएस बात करते 23 का है। तो जो यहां का कंटेंट है वो भी आपका इंडेस 103 में है। इस वाला जो कंटेंट है उसको अपेंडिक्स बोला गया है, अपेंडिक्स सी बोला गया। क्या बोला बेटा, अपेंडिक्स सी बोला है। यानी कि दोनों के कंटेंट को मिलाकर के बनाया है इंडेस 103। ध्यान रखना, आईएफआरएस 3 में ओनली फॉर और ओनली फॉर दो बातें हैं, एक है एक्विजिशन, दूसरा है रिवर्स एक्विजिशन, क्योंकि नॉर्मली यही केस रेज होते हैं। लेकिन हमें टैक्स रिजाइम को देखते हुए, टैक्स लॉ को देखते हुए, हमने जो पुरानी जो स्कीम थी उनको अभी भी कंटिन्यू में रखा गया है। जैसे हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है ना, ये नॉर्मली। अब कुछ टीचर्स का एक मानना होता है कि जब हम इंडेस को पढ़ते तो बोलते हुए दो केस बनाते हैं, यदि आपकी जो ओल्ड एंटिटी है वो एग्जिस्ट करती है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, और यदि आपकी ओल्ड ओल्ड एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि बाइंड अप हो जाए, यानी कि सीज हो जाए, तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। मैं दोनों के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, बोलो हाँ है ना। एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। हाँ, एक चीज और आपके लिए, मैंने इन क्वेश्चंस के अंदर आपको एंट्री नहीं कराई है, बोलो हाँ है ना। एंट्री नहीं कराई है। आप पास कहीं पेज का मार्जिन हो तो आपको यहाँ पर दो एंट्रियां डालनी है। कितनी बेटा एंट्रियां, दो एंट्रियां। मैं बोल रहा हूं अभी भी आईएफआरएस 3 में ओनली फॉर और ओनली फॉर दो केसेस हैं, एक एक्विजिशन जो मैंने करा चुका हूं, एक रिवर्स एक्विजिशन जो अभी कराने वाला हूं। बोलो हाँ या ना, क्लियर कहानी तक। लेकिन इंडेस 103 में इसके अलावा कंटेंट और भी है। जब आईएफआरएस का मैं आपको कराऊंगा, जब आईएफआरएस आप पढ़ने आते हो या आईएफआरएस जब करोगी, तो वहां पर आपको आईएफआरएस का कंटेंट मिलेगा, जिसमें आपको एक्विजिशन और रिवर्स एक्विजिशन दो ही मिलेंगे। इसके अलावा कोई कंटेंट वहां पर कवर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब मैं बात करता हूं इंडेस 103 की, तो वहां पर आईएफआरएस 3 भी कवर होगा और कुछ एएस का कंटेंट भी कवर होगा, जिसको मैं यहां पर अपेंडिक्स सी के नाम से आपको बताऊंगा कि ठीक है कि इसके अंदर ये होता है। क्लियर है। आई होप, उम्मीद करता हूं कि जितना भी पढ़ाऊंगा आपको बड़े मजे के साथ पढ़ाऊंगा, बड़े शानदार पढ़ाऊंगा और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा। इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं आएगा, इस बात की श्योरिटी मेरे से लिखा करके आप ले जाना, ठीक है। यदि आ जाए तो फिर मुझसे बोलना कि गुरुजी ऐसा हुआ था। केस आपको यहीं से बनेंगे जो मैं आपको केस बना करके दे रहा हूं, ठीक है। आइए, रिवर्स एक्विजिशन एंट्रियां हैं आपके लिए। मैं अभी रिवर्स एक्विजिशन का केस खत्म कर दूं, तब मैं एंट्रियों पर भी बात कर लूंगा आपके लिए, ठीक है। तब मैं एंट्रियों पर आपके लिए बात कर लूंगा। आइए, रिवर्स एक्विजिशन में होता क्या है, मैं एक बार आपको कंसेप्ट को समझा दूं कि भैया रिवर्स एक्विजिशन होता क्या है। लोग कंसेप्ट, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग, इसमें पॉइंट नंबर 1 डाल लो, ठीक है। कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग, देखो क्या हुआ। ये है ए लिमिटेड, ध्यान से सुनना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कहीं जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि मैं आपको उतना स्लो पढ़ा रहा हूं जो रेगुलर बैच में पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन फर्क इतना सा, वहां हम बहुत ज्यादा बातें इन डेप्थ और बहुत ज्यादा जो जितने भी कंसेप्ट होते हैं सारे कवर करते हैं। मैं यहाँ पर ओनली फॉर आपको एग्जाम ओरिएंटेड की बात कर रहा हूँ। ये है मान लो ए लिमिटेड, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के अंदर क्या क्या बताओ, एक्वायर कर लिया इसका 80%। कितना बेटा, 80%। और यहां पर बी लिमिटेड को ए लिमिटेड ने जो कंसीडरेशन पे किया है, कंसीडरेशन पेड जो किया है, वो किया है इन फॉर्म ऑफ
इक्विटी एक्सचेंज, बोलो हाँ या ना। कैसे किया बेटा? इक्विटी एक्सचेंज के फॉर्म में किया है। अब समस्या क्या है, इसको 100% ना, इसको सॉरी 80 ना 100% कर लो आप, ठीक है ना, इसको आप 100% कर लो। अब दिया क्या है कि मैंने जो पीसी पे किया है वो एक्सचेंज किया है किसमें बताओ, किसमें किया है? शेयर की फॉर्म में। याद रखना हमेशा, आपका रिवर्स एक्विजिशन ओनली फॉर जब पीसी का पेमेंट किसमें होगा, इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर, तभी अप्लाई होता है, अदरवाइज किसी केस में अप्लाई नहीं होगा। आपने कैश में सेटलमेंट कर दिया तो कंट्रोल अभी भी उसी के हाथ में रहने वाला है, ठीक, कंट्रोल आपके हाथ में रहने वाला है। अब यहां क्या हुआ, यहां एक सिनेरियो बना और हमने देखा कि जो इसका शेयर है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो आज चल रही है वो चल रही है 10 रुपए या मान लो 100 रुपए, और इसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है, फेयर मार्केट जो वैल्यू है शेयर की, इसकी चल रही है 1000 रुपए। कितनी चल रही है बेटा? 1000 रुपए। और हमने इसको शेयर दे दिए, मान लो इसकी इक्विटी शेयर कैपिटल थी पहले कितनी, 1 लाख, और एट द रेट है, सॉरी इसको एक मिनट रुको, कितनी है बताओ, 1 लाख की कैपिटल है और एट द रेट 10 ईच है, 10 ईच है, ठीक है। अब हुआ क्या, इसके पास जो शेयर थे पहले से थे 10,000 शेयर, कितने बेटा? 10,000 शेयर इसके पास अवेलेबल था। अब क्या हुआ, ये इसको एक्वायर कर रहा है, बोलो है ना, और बदले में ये एक्वायर कर रहा है, और बताओ क्या हो गया नालायक को? ये इसको क्या कर रहा है बताओ? एक्वायर कर रहा है, और बदले में क्या दे रहा है बताओ? इक्विटी शेयर। अब बोल रहा है कि मुझे जो रेशो देना ना, एक्सचेंज रेशो, इन द रेशो ऑफ फेयर वैल्यू है, इन द रेशो ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ शेयर है। अब देखो क्या हुआ, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको इशू करूंगा तो पहले ये देखूंगा कि भैया इसकी फेयर वैल्यू है कितनी है। तो मैंने बोला देखो इसकी है 1000, मेरी है 100, इसका मतलब ये है कि मेरा यानी ए लिमिटेड का एक शेयर, एक शेयर, या ए लिमिटेड का 10 शेयर, ए लिमिटेड, या ऐसा मत करो, थोड़ा अजीब कर देता हूं मैं थोड़ा इसको, मैं ऐसा कह दूं कि बी लिमिटेड का, बी लिमिटेड का एक शेयर ए लिमिटेड के 10 शेयर के बराबर है। सर कैसे पता लगा ये? क्योंकि सोच के देखो, आपके शेयर की वैल्यू 100 रुपए है, जिसको खरीद रहे हो उसकी 1000 रुपए है, तो आप ये तो नहीं कहोगे एक शेयर के बदले में एक ले लो, क्योंकि पॉसिबल नहीं है और जस्टिफिएबल भी नहीं है। उसके 100 रुपए तुम 10 रुपए, कैसे पॉसिबल बताओ? नहीं है। तो यहां मैं कह दूं मेरे पास आया 10:1, इसका मतलब उसको मुझे शेयर देने पड़ेंगे 10, एक के बदले में। तो मुझे बताओ मैं कितने इशू करूंगा? गुरुजी उसके शेयर हैं 10,000, कैसे निकाला? 1 लाख डिवाइड बाई 10, और मुझे देने पड़ेंगे 10। तो मुझे बताओ टोटल शेयर कितने देने पड़ेंगे? गुरुजी 1 लाख, बोलो हाँ और ना। मैं 1 लाख शेयर इशू करूंगा। अब यहां पर रेशो देखो आप, अब रेशो देखो, ये है ए लिमिटेड और ये है आपके पास बी लिमिटेड, ठीक है। बताओ टोटल शेयर, ए लिमिटेड के पास टोटल शेयर कितने हुए? टोटल शेयर गुरुजी 10,000 तो पहले थे, और उसने बी लिमिटेड को और इशू कर दिए 1 लाख। तो मुझे बताओ टोटल शेयर कितने? 1,10,000। अब मुझे बताओ 1,10,000 में से उसको भी पता ये बात कि बी लिमिटेड के पास 1 लाख शेयर हैं, क्योंकि 1 लाख शेयर किसके थे? ऑफ ए लिमिटेड, बोलो है ना, क्योंकि बी लिमिटेड ने दिए खुद के शेयर, तो 1 लाख तो बी को दिए। अब मुझे बताओ इसकी होल्डिंग कितनी हो गई, बोलो इसकी होल्डिंग कितनी हो गई? गुरुजी होल्डिंग हो गई 1 लाख, तो इसने ले रखे हैं टोटल 1,10,000 में से। तो मुझे बताओ परसेंटेज कितना हुआ? बोलो ना, बोलो ना बेटा, परसेंट कितना हुआ? गुरुजी 1 लाख डिवाइड बाई है 1,10,000 का हो गया परसेंटेज। गुरुजी 1 लाख एक डिवाइड बाई 90% से ऊपर, यानी 91% की होल्डिंग है बी लिमिटेड के पास। मुझे एक बात बताओ, एक्वायर किसने किसको किया था? सर जी ये जो एक्वायर, मैं ऐसा कह दूं यहां पर, इन द क्रक्स निकाल दो इस पॉइंट का, क्रक्स, कि भैया लीगली, लीगली एक्वायर्ड बाय ए लिमिटेड टू बाय बी लिमिटेड, बोलो हाँ है ना, बोलो क्या सही है? बट, बट बट एक्चुअली, एक्चुअली
या कहे तो इन सब्सटेंस कंट्रोल कंट्रोल्ड बाई बी लिमिटेड ऑफ ए लिमिटेड। बोलो हाँ और ना। क्योंकि यहां देखो ना, ए लिमिटेड के पास और बी लिमिटेड के पास टोटल शेयर है 1,10,000, जिनमें से आपको पता 10,000 तो इसके पास है, जिनमें से 1 लाख तो इसके पास है। इसका मतलब 91% होल्डिंग इसके पास है, तो इसके पास तो 9% ही है। बोलो हाँ और ना। बोलो हाँ और ना। बोलो ना बेटा, हाँ है ना। इसका मतलब कंट्रोल किसके हाथ में है? डिसीजन कौन ले रहा है? पावर किसके हाथ में? बी लिमिटेड की। लेके खरीदा किसने था? ए ने बी को। इसी को बोलते हैं हम खुद किसी को खरीदने गए और हम खुद बिक के बैठ गए। हम किसी को खरीदने गए थे, हम खुद बिक कर आ गए। इसी को बोलते रिवर्स एक्विजिशन। बोलो हाँ और ना। इसको जिसको उतारना है फटाफट से नोट कर लो। ये आपके कंसेप्ट बड़े प्यारे प्यारे कंसेप्ट हैं जिनको आराम दिख रहा है आपको। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो बाबू, फटाफट से। इसको एक बार मैं यहां से रफ कर दूं। ये ओनली फॉर आपकी अंडरस्टैंडिंग थी, जो मैंने कोशिश की है कि कुछ हद तक डेवलप हो जाए। क्या होता है कि मार्केट में ना मिथ बहुत हैं। मिथ का मतलब कुछ लोग बड़ी ही शानदार तरीके से बताते हैं, बेटा ये है ये है ये है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको वही बता रहा हूं जो रियलिटी है, क्योंकि मुझे आईएफआरएस का मुझे पता है कि आईएफआरएस में क्या है और इंडेस में क्या है। दोनों में डिफरेंस भी पता है, ठीक है ना। इसलिए बोल रहा हूं मैं आपसे, इसीलिए बोल रहे हैं आपसे कि इंडेस हर कोई नहीं पढ़ा पा रहा है, इसीलिए समस्या आ रही है। आपकी गलती नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। चीज नई है तो नए के साथ पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। फटाफट से नोटिंग करो। अभी कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ है। अभी तो मैंने ओनली फॉर आपको क्या समझाया था बेटा? अभी तो ओनली फॉर मैंने आपको यह समझाया था कि ये कंसेप्ट होता कैसे है, ये अंडरस्टैंडिंग दी है। अभी और भी बाकी है इसके अंदर, अभी और भी बाकी है, ठीक है। जैसे आपको नोट करना है करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। अभी मैं कुछ टाइम के बाद लाइव आऊंगा, कुछ टाइम के बाद, ठीक है ना। अभी मुझे थोड़ा सा टाइम दो, एक ग्रुप अकाउंटिंग खत्म हो जाए। बच्चों की डिमांड है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर। आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप बिलीव नहीं करोगे कि सर इतना आसान होता है क्या। मैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, बच्चों के जितने मैंने कंफ्यूजन देखे, मैंने पूरी कही पूरी सीएफआर के अंदर नहीं देखे। इतने सारे कंफ्यूजन भरे पड़े हैं कि सर समझ में नहीं आता कर क्या रहे हो मेरे बच्चों, तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। कंसेप्ट होता है, पढ़ने का तरीका होता है, उसके हिसाब से पढ़ो आप, सोचना ही नहीं है। ऐसा है, एक भी कंफ्यूजन आ जाए, मैं गारंटी इस बात के बारे में, आप वैल्यूएशन ऑफ शेयर और वैल्यूएशन गुडविल एक बार खत्म हो जाए, देन उसके बाद मैं उसी टॉपिक को लूंगा और उस पर आराम से 5 से 6 घंटे क्लास लूंगा। आपके एक एक चीज क्लियर ना हो जाए तो मुझसे बोलना, आपके आहार वाह ना निकले तो तब मुझे बताना कि श्योरिटी इस बात की, और आपका क्वेश्चन उससे आता है। वैल्यूएशन में भी आता है और यहां भी आता है, और दोनों में सेम अजम्पशन है, फर्क नहीं है कुछ भी। कुछ लोग बोलते हैं वहां कुछ अलग है, यहां कुछ अलग है, 19-20 का फर्क आएगा, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं आएगा, ठीक है। फटाफट से लो। दिसंबर, जो बच्चे हैं दिसंबर 24 के और जून 2025 के, उनकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी गई है। आई होप, उम्मीद करता हूं टाइम से पहले आप लोग जिसको परचेज करनी है परचेज करें, क्योंकि टाइम चाहिए सीएफआर करने के लिए। अभी जो फास्ट ट्रैक चल रहा है बहुत बहुत ज्यादा फास्ट है, मैं कहूं तो बहुत कम कंटेंट कवर होने की कोशिश हो रही है। रेगुलर बैच के अंदर सीएमए फाइनल के बच्चों के लिए कम से कम ना करके 120 + 150 आवर्स, ठीक है। कम से कम 120 से लेकर के 150 आवर चाहिए। वही सीए फाइनल वाले बच्चों के लिए 180 से 200 चाहिए, ठीक है ना। सर इतना गैप आता है, हाँ बेटा, उनमें इंडेक्स ज्यादा कवर किए हैं, आपके में इंडेक्स कम कवर किए हैं। जब तक आपका सिलेबस रिवाइज नहीं होता तब तक आपका टाइमिंग ये ड्यूरेशन ये रहने वाला 120 से 150 तक, ठीक है ना। कोशिश करते हैं कि 130 से 140 की लमसम खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी चलता है, क्योंकि क्या करें, स्टैंडर्ड में डेप्थ है। आपके लिए स्टडी में प्रैक्टिस नहीं दे रही तो क्या हुआ, अभी मेरी बुक आ जाएगी, अभी शायद बुक काम चल रहा है। आई होप शायद आपके 10-12 दिन बुक आ जाएगी, क्वेश्चन बैंक खासकर। अभी कंसेप्ट बुक और एमसीक्यू बुकलेट अभी उस पर प्रिपरेशन काम चल रहा है, क्योंकि अभी वो एक एक बुक बना रहे हैं जिन पे मैंने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो बुक आते ही देखो मार्केट धमाका होगा, और वो शानदार बुक है। आपके स्टडी चाहे प्रैक्टिस हो या ना हो, हमारी बुक के अंदर पूरी पूरी प्रैक्टिस है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं।
अब मुझे कुछ बातें और बताओ, मुझे कुछ बातें और बताओ। पॉइंट नंबर 2 लेता हूं उसमें। अजम्पशन अंडर रिवर्स अजम्पशन अंडर रिवर्स एक्विजिशन एज पर IFRS 3, यानी कि इंडेस 103। क्या क्या जम्पशन है? अब मुझे एक बात बताओ, मुझे ये बताओ, ये है ए लिमिटेड, ये है बी लिमिटेड। ध्यान से देखना आराम से। ये है ए लिमिटेड और ये है बी लिमिटेड, ठीक है ना? अब यहां देखिए आप, इसने इसको एक्वायर किया है, बोलो हाँ या ना? इसने इसको एक्वायर किया है, एक्वायर किया है। तो मुझे बताओ, यहां पर मैं कहूं लीगल एक्वायरर, या कहें तो एक्चुअल एक्वायरर, ये कौन है बताओ? एक्वायरी, बोलो हाँ या ना? लेकिन दूसरे ही फेज में हम बात करें, एज पर IFRS 3 अकाउंटिंग एक्वायरर इज बी लिमिटेड, बिकॉज हैव ए कंट्रोल दैट इज 90% होल्डिंग कर रखी है। जब ये आपका अकाउंटिंग एक्वायरर है, तो इसका मतलब ये एक्वायरी हो गया, बोलो है ना? अब इससे केस में क्या हुआ? दैट मीन्स एज पर IFRS 3 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड मेजरमेंट इन द बुक्स ऑफ एक्वायरर, दैट मीन्स दैट मीन्स कंबाइंड बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड बाय कंट्रोलर या एक्वायरर। अब यहां पर एक ही समस्या हो गई कि नॉर्मली ये इसको खरीदता था, तो हम इसमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते थे, और हम क्या करते थे कि ए लिमिटेड की बुक वैल्यू लेते थे प्लस बी लिमिटेड की हम फेयर वैल्यू लेते थे। और ये जो बुक ये बनती थी, ये बनती थी कहां बताओ? कंसोलिडेटेड ऑफ ए लिमिटेड, बोलो हाँ है ना? यानी कि कंसोलिडेट बनता था, लेकिन ये बी ए लिमिटेड बनता था। अब चेंज हो गया, ये था बेटा नॉर्मल केस में, नॉर्मल केस में। लेकिन हुआ क्या? अब सिचुएशन बदल गई। अब कंसोलिडेट बनेगी बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। अभी भी ए लिमिटेड में ही बनेगी,
लेकिन सिनेरियो बदल जाएगा। ए लिमिटेड जो है प्लस बी लिमिटेड होगा, लेकिन अब यहां पर आएगी बुक वैल्यू और यहां पर आएगी फेयर वैल्यू। बनाएगा अभी भी ए, अभी भी ए की बुक में ही बनेगी, कंसोलिडेट अभी भी बनाएगा बी, सॉरी ए ही बनाएगा, लेकिन अब चेंज हो जाएगा क्योंकि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है एक्वायरर के हिसाब से। फेयर वैल्यू लेता हूं मैं एक्वायरी की, तो यहां पर जो एक्वायरी ना वो ये एक्वायरी है, तो फेयर वैल्यू एक्वायरी की आएगी ना, और इसकी आएगी बुक वैल्यू। बोलो हाँ और ना, यहां तक कोई दिक्कत है? बोलो, क्या कुछ केस समझ में आ रहा है? यानी कि नॉर्मल केस में एक्वायरी एक ही होता था, यहां दो हो गए, एक लीगल एक्वायरर हो गया, दूसरा अकाउंटिंग एक्वायरर हो गया। इंडेस 103 बोलता है कि भैया हम फेयर वैल्यू उसके लेंगे जिसको हम खरीद रहे हैं, जो जिस पर जिसका कंट्रोल नहीं है, हम उसकी फेयर वैल्यू लेंगे। अब मुझे बताओ, यहां तो बी ने ए को खरीद डाला, खरीदने गया था तो ए, उसने दिया भी है, उसने एक्चुअल खरीदा भी है, लेकिन लीगली देखा जाए, सो सब्सटेंस में देखा जाए तो बी के पास कंट्रोल आ गया। तो इंडेस 103 बोलता है जिसके पास कंट्रोल है वही एक्वायरर है। तो इसका मतलब जो एक्वायरर है उसकी तो बुक वैल्यू आएगी हमेशा, और जो एक्वायरी है उसकी क्या आएगी? फेयर वैल्यू। तो यहां के केस में चेंज बदल गया। ध्यान रखना, दो तीन चीजें बोल रहा हूं मैं अभी आपसे, दो तीन चीज बोल रहा हूं, ये मत भूलना। अभी भी यहां पर ए लिमिटेड आएगा, पहले भी यहां पर ए लिमिटेड ही था, ठीक है, लेकिन यहां पर पहले बुक वैल्यू थी, यहां फेयर वैल्यू थी, यहां फेयर वैल्यू हो गई, यहां बुक वैल्यू हो गई। बोलो हाँ है ना? अब इस केस के हिसाब से ये हो गया आपका कौन सा केस बेटा? सेकंड केस। बोलो क्लियर है? इसको भी नोट कर लो, इसको भी नोट करो, फटाफट से करो ना। मैं आज कंसेप्ट समझाऊंगा, इस कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं जब बात करता हूं रेगुलर बैच की तो करीबन 2.5 घंटा जाता कम से कम, पूरा फ्रेमवर्क बनाने में। तब बच्चा बोलता आहार वाह, बोलता सर मजा आ गया। ठीक है ना? कोशिश यही है कि मैं आपको इस पूरे 20 से 25 मिनट के अंदर इस कंसेप्ट को एक बेहतरीन आपके सामने रखूं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर डेवलप हो जाए। क्या हो जाए बेटा? बेहतर डेवलप हो जाए। ठीक है ना? ठीक है, चले हम लोग। अब देखो, अब देखो, अब चीजें थोड़ी और बदलेंगी, चीजें थोड़ी सी और बदलेंगी। कैसे बदलेंगे देखो, अब यहां पर पहले क्या होता था? ए लिमिटेड, इसको मन नोट करना बस, बी लिमिटेड, इसने इसको एक्वायर किया, तो ये क्या होता था कि ये इसको इसके पास शेयर आते थे और ये इसको कंसिडरेशन देता। यही चल रहा है, और एक्चुअल में इस केस में भी यही हो रहा होगा, लेकिन क्योंकि यहां पर बी लिमिटेड एक्वायरर बन गया, ए लिमिटेड एक्वायरी बन गई, तो पीसी तो भी ये देगा। बोलो, बात को समझ। अभी भी एक्चुअल में ए बी को ही पीसी दे रहा है। देखो, आप इक्विटी शेयर दिए 1 लाख, इक्विटी शेयर 1 लाख इशू की किसने? बी ने ए को, सॉरी ए ने बी को, लेकिन क्योंकि अकाउंटिंग एज पर आईएफआरएस 3 के चेंज हो गई, तो मुझे बताओ एक्वायरर तो ये बन गया। जब एक्वायरर ये बन गया तो कंसीडरेशन भी तो इसी को पे करना पड़ेगा। बोलो है ना? इसका मतलब इसकी कैलकुलेशन एक्चुअल बेसिस पर नहीं हो सकती है। एक्चुअल तो ये होगा ना, एक्चुअल बेसिस पर तो कैलकुलेशन इसकी होगी, इसकी ओनली फॉर हाइपोथेटिकल बेसिस पर होगी। बोलो हाँ और ना? इसकी कैलकुलेशन कैसे हो बेटा? हाइपोथेटिकल बेसिस पर, यानी कि अब आपकी कैलकुलेशन में चेंज आएगा। पहले जो करते हुए आए थे उसके हिसाब से नहीं होगा, अब आपकी कैलकुलेशन चेंज होगी। रीजन बीइंग क्योंकि यहां पर अब एक्वायरर कोई और बन गया है, और जब एक्वायरर कोई और बन गया है तो इसका मतलब यह है कि अब आपको यहां अकाउंटिंग के तरीके बदलने पड़ेंगे। जैसे देखो, फेयर वैल्यू पहले मैं बी की ले रहा था, अब मुझे ए की लेनी पड़ेगी, हाँ है ना? तो पीसी पहले ए पे कर रहा था, पी पे करेगा, क्योंकि रिवर्स कैलकुलेशन होगी ना। तो यहां केस में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जो आपको दिमाग लगाना है, मैंने अभी बोल चुका हूं आपसे, फिर बाद में फिर बोलूंगा कि यहां पर बी
परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और वो कैलकुलेशन पूरी की पूरी हाइपोथेटिकल एज पर आईएफआरएस 3 के हिसाब से की जाएगी। लेकिन हाँ, नाउ दैट डेट अभी भी पीसी तो कौन पे कर रहा था? पीसी यहां पर अभी भी ए ही पे कर रहा होगा एक्चुअली में तो, और शेयर दिए भी हैं, लेकिन यहां पर आपको दूसरे फेज के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और कुछ बातों को लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। अब लिखिए पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड, मैं इन चीजों को एक सिस्टेमेटिक बेहतर तरीके से लिखाना चाहता था, लेकिन मेरे पास टाइमिंग की बड़ी शॉर्टेज है, इसलिए थोड़ी बातें हमें थोड़ी सी बेटा कुछ बातें समझ के चलनी पड़ेंगी। ठीक है, कोशिश ये कर रहे हैं कि जो रिलेवेंट कंटेंट है मैं उसी की बात करूंगा, बाकी को मैं थोड़ा यहां से इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, जितना मुझे लिखाना चाहिए वो लिखाऊंगा। ठीक है, लिखिए फॉलोइंग स्टेप्स फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ इन केस ऑफ रिवर्स एक्विजिशन। टेंशन ना लो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी चीजें जिनको मैं यहां से छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन शायद उनको लेने की भी कोशिश करूंगा। देखिए इसमें स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन, कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट कॉम्बिनेशन शेयर परसेंटेज, शेयर परसेंटेज इफ परसेंटेज ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ लीगल एक्वायरर इज मोर देन इज मोर देन लीगल एक्वायरर, देन केस इज रिवर्स एक्विजिशन। वैसे आपकी जो काम की बात है वो यहां तक है, आपकी जो काम की बात है वो यहां तक है। आपकी काम की बात यहां तक है। ठीक है, स्टेप नंबर टू, ये कैसे निकलेगा ये भी लिख लो आप। वैसे लिखने वाली बात तो है नहीं, बट फिर भी लिख लो। हेल्ड बाई पी लिमिटेड, ये क्या कर रहा है यार? टोटल शेयर ऑफ ए लिमिटेड आफ्टर कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई 100। स्टेप नंबर टू, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन कंसिडरेशन ऑन हाइपोथेटिकल बेसिस। कैसे निकालेंगे ये भी देख लो आप। टोटल शेयर एज पर परसेंटेज ऑफ पोस्ट कॉम्बिनेशन, लेस कर देंगे हेल्ड बाई अकाउंटिंग एक्वायरर।
नंबर ऑफ शेयर इश्यू टू लीगल एक्वायरर। ये भी समझ में नहीं आएगा, बाद में समझ में आएगा। स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और बार्गेन परचेज एज यूजुअल। ठीक है, ये कहानी है आपके सामने, दिखा रखी है। ये आप करोगे और मैं इसका एक इलस्ट्रेशन कराऊंगा, और उस इलस्ट्रेशन के साथ ही हम इस चीज को समझने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन बेटा।